Assalamu alaikum all viewers, hope you all are doing good. So welcome back to our channel. अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जैसे जैसे न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम ऑफ फिनलैंड। एजुकेशन हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो हमें पता है कि वहाँ यहाँ पे कैसा एजुकेशन सिस्टम है। आज हम फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पे किस तरह से जो वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको किस तरह से कौन कौन से वेज हैं, किस तरह से उनकी असेसमेंट होती है, किस तरह उनसे एग्ज़ाम लिया जाता है, उनकी क्या पॉलिसी है, एजुकेशनल पॉलिसी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ओके, सबसे पहले कंट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। फिनलैंड एक जो है कंट्री है नॉर्दर्न यूरोप में जो है वो पाई जाती है, और ये इसको इंडिपेंडेंस कब मिली और ये जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर जो है वो कब बना, इसके बारे में ये आपको 3 पॉइंट्स जो हैं 3 आपको ये टाइमलाइन नज़र आ रही है, ठीक है। 3 पॉइंट्स में लिखी हुई टाइमलाइन है। 1899 में जो है फिनलैंड में रसिफिकेशन ऑफ फिनलैंड वहाँ पे हुई। 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन था उसने फिनलैंड को अलाउ किया और उसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। 1995 में जो है वो फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का जो है वो मेंबर बन गया था। जैसे हमारा कैपिटल इस्लामाबाद है, इसी तरह से फिनलैंड का कैपिटल जो है वह हेलसिंकी है। फिनलैंड जो है जोग्राफिकली एक रिमोट कंट्रीज़ में आता है, नॉर्दर्न एरिया में पाया जाता है। इसके अंदर जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा स्फेयर होती है, और इसको कहा जाता है कि ये ब्लैंकेट है बाय थिक वुडलैंड्स के साथ। ज़्यादातर फॉरेस्टेड कंट्री जो है, मोस्टली फॉरेस्टेड कंट्रीज जो है यूरोप में, उसमें एक जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। ओके, सो इंडिपेंडेंस का क्या है कि फिनलैंड को सबसे पहले उसका पार्लियामेंट 1906 में मिला, और फिर 1907 में फर्स्ट इलेक्शंस वहाँ पे जो है वो हुए। उसके बाद 6 दिसंबर 1917 में फिनलैंड को इंडिपेंडेंस मिली, उसने अपनी जो है इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर की। और उसके बाद जो है वो रशिया ने अक्टूबर में जो है वो रशियन रिवोल्यूशन हुआ, और 31 दिसंबर 1970s में जो है फिनिश इंडिपेंडेंस जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस फिनलैंड में बोल जाती हैं। 2 टाइप की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लैंग्वेजेस बोल जाती है, लेकिन जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 2 हैं। फर्स्ट वन इज़ फिनिश एंड सेकेंड वन इज़ स्वीडिश। बहुत से लोग जो हैं वो स्वीडिश बोलते हैं और बहुत से फिनिश बोलते हैं, लेकिन फिनिश जो है वो ज़्यादातर लोग फिनिश यूज़ करते हैं, और जो है वो स्वीडिश भी वहाँ पे यूज़ की जाती है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये दोनों जो लैंग्वेजेस हैं ये स्कूल में बच्चों को एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉपुलेशन ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड की जो पॉपुलेशन है, एक जो सर्वे हुआ था 2022 में, उसके अकॉर्डिंगली जो बर्थ रेट है फिनलैंड में वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डेथ रेट पर डे। एवरेज जो डे है, एवरेज है जो पर डे की, उसमें जो बर्थ रेट है वो 163 है और जो डेथ रेट है वो 147 है। और फिनलैंड को जो है वो इमिग्रेटेड लोगों का शहर भी कहा जाता है या मुल्क कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनका जो एवरेज है पर डे वो 61 है। बहुत से लोग जो है वो माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं, और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी और डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। उसके बाद जो जियोग्राफिकल एरिया है यहाँ पे, टोटल जियोग्राफिकल एरिया वो भी लिखा हुआ है। उसमें टोटल जियोग्राफिकल एरिया में जो है वो 10% इनका वाटर है, 69% फॉरेस्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको मोस्ट फॉरेस्टेड कंट्री कहा जाता है, जो कि वुडलैंड इसमें बहुत ज़्यादा है। तो 69% इसके अंदर फॉरेस्ट है, 10% वाटर है, 8% कल्टिवेटेड लैंड और 13% जो है वो अदर है।
8 लार्जेस्ट कंट्री है फिनलैंड, रशिया, फ्रांस, यूक्रेन, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी के बाद यूरोप में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज करेंसी ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड में जो करेंसी है, पहले वहाँ पे 2002 से पहले वहाँ पे मार्का यूज़ किया जाता था, बट आफ्टर 2002 वहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया गया मार्का को यूरो के साथ, और जो यूरो है अब वो वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। 1 यूरो जो है वो, अगर हम 100 सेंट्स को यूरो को हम डिवाइड करें 100 सेंट्स में, 1 यूरो कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 सेंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे 100 रुपये मिल के एक रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, इस तरह मिल के 100 रुपये बनते हैं। इस तरह से उनका जो है वो 1 यूरो कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 सेंट्स। तो जो ऑफिशियल करेंसी है फिनलैंड की वो है यूरो। उसके बाद है आइडियोलॉजी। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह से उनकी कंट्री जो है वो काम करती है। तो वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ होती हैं जो वो मल्टीपल स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं, और फिर वो पार्टीज़ जो हैं वो आगे से काम करती हैं, और पब्लिक में रिपब्लिक जो है वो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कंट्री है जैसे कि फिनलैंड, तो उससे जो है वो बहुत सारी पार्टीज़ मिल के जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाती हैं। इसमें जो है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच में गवर्नमेंट आ जाती है, जो कि प्रेसिडेंट उसको लेड करता है। उसके साथ साथ जो है वो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि पब्लिक इनको इलेक्ट करती है। उसके बाद एग्जेक्टिव ब्रांच में जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, जो कि कैबिनेट को लीड करता है, जो कि एग्जेक्टिव ब्रांच होती है। उसके बाद नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्री है, जो कि उसकी नेबर्स स्वीडन एंड रशिया का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। इसकी फ़िलॉसफी जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी है, उससे जो उस फिलॉसफी का नाम है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म फ़िलॉसफी में ये होता है कि इसका ये बिलीफ है कि रादर देन द ट्रुथ, आप ये देखें कि किसी चीज़ का ये आप बगैर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आप चीज़ों की थेरी के बजाय अगर उसकी एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस। लाइक यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, द क्राइटेरियन ऑफ प्रैग्मेटिज्म ट्रुथ थ्योरी इज प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, कि आप प्रैक्टिकल बेनिफिट्स की तरफ जाएं, चीज़ों की एप्लीकेशन की तरफ जाएं। चीज़ों को सिर्फ ये ना देखें कि सिर्फ आपने उसकी जो है वो थेरी देख ली एंड दैट्स इट। नहीं, आपने ये देखना है कि जो थेरी आप पढ़ रहे हैं या जो थेरी आपको पढ़ाई जा रही है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हम उसे अपनी रियल लाइफ में कैसे जो है वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। ओके, हिस्ट्री ऑफ फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम। जो पहले फिनलैंड में जो है वो कम्प्रिहेंसिव स्कूल रिफॉर्म 1970 टू 1977 में हुआ, और उसके बाद जो है वो अपर सेकेंडरी स्कूल्स जो है वो बनाए गए 1975 में। पैरेलल जो ओल्ड पैरेलल स्कूल सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया गया 9 ईयर कंपलसरी कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के साथ। और इसमें जो है ये एजुकेशन सिस्टम में प्री स्कूल जो है वो बनाया गया 2001 में, जो कि 6 ईयर ओल्ड जो बच्चा होगा 6 साल का, उस वो जो है वो उसमें एडमिशन लेगा। और फिर नेशनल कोर करिकुलम को भी रिन्यू किया गया 1985 में। फिर उसके बाद सबसे पहले जो है वो 1985 में से रिन्यू किया गया था। देन आफ्टर 1985 1994 में दोबारा से उसे रिन्यू किया गया, फिर 2004 में एंड देन 2014 में भी। तो आफ्टर सम टाइम वो लोग अपने करिकुलम को जो है वो रिन्यू करते रहते हैं, और जो है इनमें चेंजेस और रिफॉर्म्स अपने एजुकेशन सिस्टम में लेके आते रहते हैं। ओके, हम एजुकेशनल पॉलिसी देखेंगे फिनलैंड की।
तो फिनलैंड की जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसके मेन एम्स ये हैं कि आपने हर सिटीज़न को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। आपने कोई भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी बिटवीन द सिटीजन्स, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। आपने उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी है, एफिशिएंसी देनी है। आपने जो है वो हर एक चीज़ स्टूडेंट की हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है और उसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन जो है वो फ्री देनी है बच्चों को। अब जो फिनिश टीचर्स हैं वो उनका जो क्राइटेरिया है कि आपने उनको जब हायर करना है तो उनको फुल ट्रेनिंग दी जाए, पहले उनको दी जाए फुल ट्रेनिंग, वो फुल ट्रेन होने चाहिए और हायर क्वालिफिकेशंस के बाद उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाए। जो ज़्यादातर मास्टर डिग्री होती है, मास्टर डिग्री जब टीचर किसी के पास होती है तो तभी जाके वो टीचर के लिए सेलेक्ट होता है। इसके बाद है टीचर जो है वो इंटेंसिवली इन्वॉल्व होती है करिकुलम को डिज़ाइन करने में। जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि टीचर को इन्वॉल्व किया जाता है। ऑब्वियसली जब टीचर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो टीचर के लिए ये बहुत जो है वो बेनिफिशियल होता है कि जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना जब स्टूडेंट्स ने है तो जब टीचर इन्वॉल्व होते हैं तो टीचर बहुत जो है वो इजीली स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हुए करिकुलम बनाएगा जो उसको बहुत हेल्प आउट करेगा। स्टूडेंट्स are motivated to work on collaborative projects, especially through interdisciplinary projects. ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे लेवल्स ऑफ फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम। इनके जो लेवल्स हैं एजुकेशन सिस्टम के, उसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आ जाती है, फिर प्री प्राइमरी एजुकेशन है, देन नेक्स्ट एजुकेशन, अपर सेकेंडरी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन जिसमें यूनिवर्सिटी आ जाती है। यूनिवर्सिटी दो टाइप्स की हैं, यूनिवर्सिटीज़ अप्लाइड साइंसेस के लिए और जनरल यूनिवर्सिटी। उसके बाद है अडल्ट एजुकेशन। तो यहाँ पे एक चार्ट है जिसके थ्रू जो है वो एजुकेशन सिस्टम्स को बताया गया है। फर्स्ट जो है वो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम इन डे केयर है। यहाँ पे बच्चे को 0 to 5 ईयर, जब 5 साल तक का बच्चा होता है उसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या डे केयर में दिया जाता है, जो कि ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड होती है। फिर उसको जब वो 6 साल का होता है तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो कि 1 साल की है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन में डाला जाता है। देन आफ्टर दैट बेसिक एजुकेशन जो कि 9 इयर्स की है, उसको 7 इयर्स टू 16 इयर्स बच्चा जो है कम्प्रिहेंसिव स्कूल में बेसिक एजुकेशन लेता है। देन आफ्टर दैट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यहाँ पे जनरल अपर सेकेंडरी स्कूल है जो कि 3 साल का है और उसमें बच्चा जो है 3 साल के लिए वहाँ पे पढ़ता है। बेसिक एजुकेशन के बाद बच्चे की चॉइस है कि वो उसने जनरल अपर सेकेंडरी स्कूल में जाना है या उसने वोकेशनल क्वालिफिकेशन लेनी है। अगर वो जनरल अपर सेकेंडरी स्कूल में जाएगा तो भी उसको 3 साल के लिए वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और अगर वो वोकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जाएगा तो भी वहाँ पे उसे 3 साल जो है वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे जनरल अपर सेकेंडरी स्कूल में आने के बाद एक मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम होता है जिसको पास करने के बाद आप नेक्स्ट जो है वो अपनी डिग्री ले सकते हैं। उससे पहले ना तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम में ना प्री प्राइमरी एजुकेशन में, ना ही बेसिक एजुकेशन में कोई भी एग्ज़ाम बच्चे से नहीं लिया जाता। प्रॉपर जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है हमारा पाकिस्तान में, उस तरह से कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। सिर्फ एक मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन होता है जिसको पास करने के बाद जो है वो नेक्स्ट आप अपनी बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जब बच्चे ने जनरल अपर सेकेंडरी स्कूल पढ़ लिया तो वो उसके आगे मर्जी है कि उसने बैचलर्स डिग्री अगर ज्वाइन करनी है तो वो ज्वाइन करेगा। वोकेशनल वाला जो है उसकी चॉइस है कि उसने पॉलिटेक्निक जो बैचलर्स डिग्री है वो उसने परस्यू करनी है कि नहीं, जो कि 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री है, 3.5 to 4 इयर्स का जो है वो पॉलिटेक्निक बैचलर्स डिग्री है। अब पॉलिटेक्निक बैचलर्स डिग्री जब एक बच्चे ने ले ली तो वो एक जनरल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री भी कर सकता है, और एक बैचलर्स की डिग्री, सिंपल बैचलर्स की डिग्री लेने वाला बच्चा मास्टर्स पॉलिटेक्निक डिग्री में भी कर सकता है। मास्टर डिग्री जो है वो जनरल वाली 2 इयर्स की होगी, और जो पॉलिटेक्निक मास्टर्स डिग्री है वो 1 to 1.5 इयर्स की होगी। आफ्टर जो है मास्टर डिग्रीज
जो जनरल मास्टर डिग्रीज जो है वो डॉक्टोरल डिग्रीज हैं, और जो पॉलिटेक्निक मास्टर डिग्रीज हैं उसके बाद भी आप डॉक्टोरल डिग्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। उसके बाद है करिकुलम ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड में नेशनल कोर करिकुलम जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि यूनिवर्सल फॉर ऑल है, और इसमें जो है मोस्टली जो टीचर है उसको उसकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये मुझे फिनलैंड की बहुत अच्छी लगती है कि टीचर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, और जब टीचर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो अच्छे से बच्चों की नीड्स को देखते हुए करिकुलम बनाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं कि ग्रेड 1 to 2, ग्रेड 3 to 6, ग्रेड 7 to 9 जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन से पढ़ाए जाते हैं और किस तरह से उनको स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जैसे यहाँ पे मदर टंग है, लिटरेचर है, सेकेंड नेशनल लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेजेस है, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, रिलीजन, एथिक्स, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, फोकस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टडी स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जो अच्छा पॉइंट है इनका ये है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, जो कि पाकिस्तान में जिस चीज़ का अभी तक कोई कंसेप्ट नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बच्चों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं प्रोवाइड की जाती, लेकिन फिनलैंड में बच्चे को स्टार्ट से ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अपने बिहेवियर्स को मैनेज करना सीखे, उसको अपने जो है वो इमोशनल जो उस प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ जो है वो डील करना है। अब यहाँ पे देखें 3 to 6 ग्रेड में भी जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्टूडेंट को जो है पढ़ाई जाती है, उसको उसके अपने चीज़ों के साथ, इमोशनल चीज़ों के साथ डील करना सिखाया जाता है। 7 to 9 ग्रेड में भी सेम वही चीज़, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ाई जाती है। एथिक्स के बारे में बताया जाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, जिससे स्टूडेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। उसके बाद जो कोर करिकुलम है अपर जनरल स्कूल के लिए 75 कोर्सेज मिनिमम होते हैं जो स्टूडेंट को जो है वो कंप्लीट करने होते हैं, जिनके एवरेज आवर जो है वो 38 आवर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और हर एक को जो है ये पूरे करने होते हैं। उसके अलावा भी स्टूडेंट के पास जो है ये तो कंप्लीट करने ही करने हैं, इसके अलावा अगर स्टूडेंट कोई लेना चाहे साथ में सब्जेक्ट्स तो वो भी ले सकता है। अगेन नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम। जो असेसमेंट है वो ड्यूरिंग द क्लास जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी की जाती है स्टूडेंट्स की, और सबमिटिव असेसमेंट भी की जाती है। मैंने एग्जामिनेशन सिस्टम की बात की थी कि वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, लेकिन साथ साथ स्टूडेंट को असेस किया जाता है। दोनों टाइप्स की जो है वो असेसमेंट की जाती है और स्टूडेंट को ग्रेड्स दिए जाते हैं आफ्टर द परफॉर्मेंस। उनका प्रॉपर जो है जब ईयर कंप्लीट होता है या कोर्स कंप्लीट होता है तो उनको ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं, लेकिन प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट वाला एग्जामिनेशन कोई भी सिस्टम नहीं है, और टीचर ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वही जो मैंने आपको बताया था एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ फिनलैंड। एक नेशनल मैट्रिकुलेशन जो है वो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे अपर जनरल सेकेंडरी स्कूल जब उनका ख़त्म होता है, जो कि वॉलंटरी टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके अलावा वहाँ पे कोई भी जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं लिया जाता, कोई रैंकिंग, कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता बच्चों के दरमियान। तो बच्चे जो होते हैं वो कोलैबोरेट करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ जो है उन्हें कोऑपरेट करना आ रहा होता है। वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे होते, कंपैरिजन करना नहीं आता उन्हें। एक ही टेस्ट है जो उनसे लिया जाता है और वो है नेशनल मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। वो जीपीएस और एग्ज़ाम नंबर्स के बजाय बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।